Dear students, today I again welcome you on my YouTube channel with the solution of the chapter Poets and Pancakes. Today we are going to see some important questions and answers of this chapter. Let's see. The first question is, what is the example of national integration that the author refers to? लेखक यहाँ कौन से राष्ट्रीय एकता की बात करता है? यानी जेमिनी स्टूडियोज़ में जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसके बारे में यह प्रश्न है. आंसर है, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. जेमिनी स्टूडियोज़ का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक उदाहरण था राष्ट्रीय एकता का. इट वॉज अ वंडरफुल प्लेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर. लेखक के अनुसार यह बहुत ही शानदार स्थान था. People from different regions and religious groups worked together in the same department. विभिन्न स्थानों से, क्षेत्रों से और धार्मिक ग्रुप से, अलग अलग जगह से आए हुए लोग इस डिपार्टमेंट में एक साथ काम करते थे. The department was headed by a Bengali who was succeeded by a Maharashtrian. सबसे पहले इसका जो हेड था एक बंगाली था, उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आया. The other helpers included a Dharwad, Kannadiga and Andhra, a Madras Indian Christian, and Anglo-Burmese and the local Tamils. इस तरह से इनके बाद यानी बंगाली और महाराष्ट्रियन के बाद धारवाड़ कन्नडिगा आया, एक आंध्र प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति आया, मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन आया, एंग्लो बर्मीज़ आए और एक एंग्लो बर्मीज़ आया और कुछ लोकल तमिल्स लोगों ने भी इसमें काम किया और ये करते थे एक साथ काम. We have the second question. Who was Kothamangalam Subbu? Why was Kothamangalam Subbu considered number 2 in Gemini Studios? कोठामंगलम सुब्बू कौन था और वह जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 क्यों माना जाता था, यानी बॉस के बाद उसका स्थान क्यों था? कोठामंगलम सुब्बू वॉज ए महाराष्ट्रियन ब्राह्मण. कोठामंगलम सुब्बू महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था. एंड द ऑफिस बॉय इन जेमिनी स्टूडियोज़, वह जेमिनी स्टूडियोज़ में ऑफिस बॉय भी था. सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़ ड्यू टू मेनी रीजन्स. सुब्बू का जेमिनी स्टूडियोज़ में नंबर 2 होने के कई कारण थे. ही वॉज अ मेनी साइडेड टैलेंटेड बॉय, वह बहुत ही प्रतिभावान लड़का था. नॉट वेरी एजुकेटेड बट अ पोएट, एक्टर, राइटर, एंड ही हैड क्विक सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स and he was an expert tailor. He always looked cheerful. He had always a work for somebody. खास बात क्या थी? बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कवि भी था, एक्टर भी था, लेखक भी था और उसके पास सारी चीज़ों की क्विक सॉल्यूशंस होते थे. सारी समस्याओं का निदान उसके पास होता था. वह एक्सपर्ट टेलर भी था और वह बहुत खुश दिखता था और उसके पास किसी न किसी के लिए हमेशा कोई ना कोई काम होता था. He also helped the people, but he also had enemies. वह लोगों की मदद भी करता था लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन थे. Because he was very near to the boss, S.S. वासन. वह S.S. वासन के बहुत करीब था, इसलिए उसके बहुत सारे दुश्मन भी थे. Due to his buttering behavior and his devotion to every work. वह बॉस के नज़दीक इसलिए था क्योंकि वह थोड़ा बटरिंग बिहेवियर का था, चमचागिरी करता था और हर काम में वो डिवोटेड रहता था, यानी समर्पित होकर काम करता था. So he was considered number 2 in the Gemini Studios. What was Pancake? Pancake क्या था? Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios brought in truckloads. Pancake जो था एक ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का जो कि जेमिनी स्टूडियोज़ में ट्रक में भर भर कर लाया जाता था. It was used in makeup of the actors and hero and heroines. इसका प्रयोग जो था एक्टर्स के साथ, हीरोइंस के साथ किया जाता था उनको मेकअप करने के लिए. It made them young, old, ugly and so on. यह जो मटेरियल था उन्हें जवान, बूढ़ा और अगली यानी कुरूप भी बना देता था, सुंदर भी बनाता था. वेरी ओल्ड हीरो एंड हीरोइंस कैन नो द नेम ऑफ दिस ब्रांड. बहुत पुराने हीरो हीरोइंस जो हैं अभी वही इनके बारे में जान सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही पुराना मेकअप मटेरियल था. What does the God that failed refer to? God that failed क्या था? यह क्या दर्शाता है? The God That Failed was a compilation of 6 essays written by 6 eminent writers. The God That Failed जो था एक compilation था 6 essays का, यानी
6 निबंध का एक बुक था वो, और जिसके अंदर 6 लेखकों ने अपने एसेज लिखे थे, जिनका नाम इस प्रकार है, नेमली एंड्री गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोने, आर्थर कोलिस्टर, लुई फिशर and Stephen Spender. In each of the essays, the respective writers described their journeys into communism and their disillusioned return. इस जो संग्रह में प्रत्येक लेखक ने अपने एसे में ये लिखा है कि किस प्रकार उन्होंने कम्युनिज्म में भाग लिया और किस प्रकार वो डिसइल्यूजन होकर उससे वापस लौटे। डिसइल्यूजन का मतलब है कि भ्रम से आज़ाद होकर वापस लौटे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक द गॉड दैट फेल्ड। वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज? लेखक के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, यानी अशोकामित्रन के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो स्टूडियोज में कुछ भी नहीं करते थे? क्योंकि द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज वॉज टू सिट इन अ क्यूबिकल रूम ऑफ बिग फ्रिज। वाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज? अशोकामित्रन के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वे स्टूडियोज में कुछ भी नहीं करते थे? The duty of Ashokamitran in Gemini Studios was to sit in a cubicle room of big French windows to cut out newspaper clippings on wide variety of subjects and store them in files. जो अशोकामित्रन थे, जो लेखक हैं, उनका काम जेमिनी स्टूडियोज़ में यह था कि वो एक बड़े से क्यूबिकल रूम में बैठते थे, यानी वर्गाकार कमरे में जिसकी खिड़कियाँ बड़ी बड़ी थी, बिग फ्रेंच विंडो, और वे न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स को काटते थे जो कि विभिन्न विषयों पर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे हुआ करते थे और उन्हें स्टोर करके फाइल में रखते थे। Many of these had to be written out by hand. बहुत सारे जो क्लिपिंग्स होते थे उन्हें हाथ से भी लिखना पड़ता था। These clippings helped in making films on different subjects. ये क्लिपिंग्स जो होते थे वो मदद करते थे विभिन्न विषयों पर फिल्म बनाने में। Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. यद्यपि कि वो बहुत खास काम नहीं करते थे, लेकिन जेमिनी स्टूडियोज़ के जितने भी मेंबर्स थे उनसे वे परिचित थे, सबको वो जानते थे, उनके बारे में सारी सूचनाएं रखते थे। ऑल द पीपल इवन द बॉस थॉट दैट ही डिड नथिंग। सारे लोग, साथ साथ बॉस भी समझते थे कि वे कुछ भी नहीं किया करते। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज MRA? MRA क्या था? The full form of MRA was Moral Rearmament Army. यानी कि इसका फुल फॉर्म जो था वो Moral Rearmament Army था। The Moral Rearmament Army was a kind of counter movement to international communism. यह एक प्रकार का विरोधाभास वाला एक मूवमेंट था, आंदोलन था जो कि इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ था। The big bosses of Madras like Mr. Watson simply played into their hands. बड़े बड़े जो बॉसेस हुआ करते थे मद्रास के, अमीर लोग जितने भी थे, वे इनके हाथों में हुआ करते थे। सो द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी वॉज वेलकम्ड एट द जेमिनी स्टूडियोज। इसीलिए मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी का आगमन भी जेमिनी स्टूडियोज में पाया गया और उनका स्वागत किया गया था। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। सो कीप लर्निंग। Thank you so much for joining the classes and watching the videos. Keep on watching. If you are new to the channel, subscribe the channel and encourage us to teach you better. Thank you so much again. Have a good day.